तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रेसिपी फॉर क्लासेस में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 9 यानी कि बल तथा गति के नियम के बारे में। और यहाँ पर बल तथा गति के नियम के पूरा चैप्टर को हम लोग इस छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाले। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बल को समझेंगे और बल के कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी टाइप्स में से प्रमुख जो हमारे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी है वो सारे बल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यह बल क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने जो गति का चैप्टर यानी कि मोशन का जो चैप्टर है उसको मैंने बहुत बढ़िया तरीक़े से पढ़ा दिया है ना कि, और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को किस प्रकार से हल करना चाहिए 3 स्टेप में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को एकदम चुटकियों में हल किया जा सकता है। आप एक बार उसको देख लें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को यानी कि बल तथा गति के नियम को। तो गति के नियम को अभी नहीं सीखेंगे, सिर्फ हम लोग समझेंगे किसको, बल को। तो ये बल है क्या भाई, सबसे पहले हम लोग बल को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे कि ये बल है क्या। तो आप लोग बल किसको बोलते हैं, बल हम लोग अधिकतर अपना बल शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, फोर्स शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। जनरली हम लोग फोर्स शब्द का जो प्रयोग करते हैं, वर्ड के जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं किसी भी वस्तु को जब हम लोग खींचते हैं अपनी ओर, तो हम लोग करते हैं अरे बल लगा करके खींचो ना, बोलते हैं। खींचने का टाइम में हम लोग बल शब्द का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी वस्तु को जब हम लोग धक्का देने का, गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती तो पीछे लगा करके क्या करते हैं, धक्का, अरे जोर से बल लगा के धक्का लगाना, बल लगा के धक्का लगाना बोलते हैं। तो यही है बल, यानी कि बल उसको बोलते हैं, खींचना या धक्का देना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बल एक वैसा कारक है जो किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने पर आरोपित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में और डिटेल्स में अगर आप समझना चाहते हैं बल को तो उसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि बल वो कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, या फिर कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में तो उसे गतिशील अवस्था में ला सकता है। कहने का मतलब आप समझिए, कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ है जो लुढ़कता हुआ मेरे पास मेरा तरफ आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे अपनी ओर बल लगा करके उसके रोक सकते हैं, है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु अपने एक जगह पर स्थिर खड़ा है तो उसे हम बल लगा करके क्या कर सकते हैं, एकदम गतिशील अवस्था में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु है जो गतिशील अवस्था में आ रहा है उसके दिशा को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। आ रहा था एकदम सीधा एकदम पूरा मेरी ओर, तो हम क्या कर दिए, इधर थोड़ा सा इधर बल लगा दिए, आ रहा था इधर से चला गया उधर से, मतलब क्या, हमने उसका दिशा को परिवर्तित कर दिया। किसके वजह से, बल अप्लाई किया, यानी कि फोर्स को अप्लाई किया, तभी जाकर के क्या हुआ, वो गतिशील वस्तु जो मेरी ओर आ रहा था उसका दिशा को हमने परिवर्तित कर दिया। फुटबॉल खेलते हुए आपने देखा इधर से मारा था उधर चला गया, बॉल क्या किया, हम लोगों ने उसका दिशा को परिवर्तित कर दिया, है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु रहता है उसके आकार को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी आकृति को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यह है, ये क्या, हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको क्या कर सकते हैं, इसको एकदम छोटा कर सकते हैं, है कि नहीं। फोर्स इसके आकार को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बल को कि बल वह कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है, स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, कोई गतिशील वस्तु की दिशा को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का आकार को चेंज कर सकते हैं इसी बल को आरोपित करने पर। तो इस प्रकार से हम बल को परिभाषित कर सकते हैं। और अगर बल का जिस प्रकार से हम लोग मात्रक हर एक चीज़ में देख रहे थे, तो बल का अगर ऐसा ही मात्रक देखा जाता है तो बल का ऐसा ही मात्रक हमेशा याद बल का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, वो न्यूटन होता है। यहाँ पर इस मात्रक को यहाँ पर याद रखना है। फिर जब इसका मात्रक का जब प्रयोग आएगा तब हम लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ नहीं वाले हैं। तो ये टॉपिक यानी कि ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है बल से संबंधित। तो बल क्या है ये चीज़ याद रखना है, और बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है। ये 1 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है। और यदि अब हम अगर बात करेंगे कि बल के टाइप्स की, यानी कि कितने टाइप्स के बल पाए जाते हैं, कितने टाइप के फोर्स पाए जाते हैं, तो ब्रह्मांड में अगर फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे बल पाए जाते हैं। यहाँ पर इन सारे बलों का हमारे चैप्टर में अध्ययन नहीं करना, वह हमारे आगे क्लास में हमें पढ़ने हैं। तो हमें जो बल को इस चैप्टर में पढ़ना है वो मुख्य रूप से हम लोगों का घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, संतुलित बल है और असंतुलित बल है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले घर्षण बल को, ये घर्षण बल क्या होती है। तो घर्षण का मतलब समझते हो, घर्षण का मतलब होता है घिसना, और घिसने के लिए क्या चाहिए, 2 वस्तु चाहिए। मैं एक वस्तु लाया, ये वस्तु, अब बोलेंगे कहीं पर घिस रहा है क्या, नहीं घिस रहा है, तो यहाँ पर घर्षण होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस वस्तु के साथ एक दूसरा वस्तु भी ला देता हूँ तो क्या, ये 2 वस्तु हो गया। अब क्या करेंगे, ये घिसेंगे एक दूसरे पर, तो ये क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। यहीं पर क्या हो रहा है मेरा, यहीं पर होना है घर्षण। लेकिन घर्षण बल किसको बोलेंगे भाई, इसको अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो हम लोग परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है, कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है और वो गति करता है या गति करने का प्रयास करता है, तो इसके विरुद्ध, मतलब इसके विरुद्ध एक बल कार्य करती है जिसको क्या कहते हैं,
घर्षण बल। देखिए ये कोई वस्तु है दूसरी, जब हम लोग इसको आगे की ओर ले जाते हैं तो एक बल है जो इसको आगे की ओर बढ़ने नहीं देता है। इसी नहीं बढ़ने देने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। उसको मैंने परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख दिया क्या कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है और गति करता है या गति करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध एक बल कार्य करता है, जिसको क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। देखिए इस घर्षण को समझने के लिए मैं एक यहाँ पर फोटो का प्रयोग कर रहा हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इस वस्तु को क्या करने का प्रयास कर रहा है, इस वस्तु को वह धकेलने का, इस वस्तु को वह धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह एक वस्तु है, यह एक वस्तु है जो इस जमीन के साथ, यह सतह के साथ क्या हुआ है? वह संपर्क में है। मतलब यह जो वस्तु है वह इस जमीन के साथ सटा हुआ है, वो संपर्क में है। और जैसे ही यहाँ पर यह वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में आ गया, मतलब वहाँ पर कौन सा बल एक्टिव हो गया? मैंने कहा था आपको वहाँ पर घर्षण बल एक्टिव हो गया। और इसकी एक्टिव होने की वजह से कोई व्यक्ति अगर उसको बहुत जोर से धक्का मारता है तो भी वह वस्तु क्या होता है? वह आगे की ओर नहीं जाता है। नहीं जाने का यहाँ पर वजह कौन है? तो यही है मेरा घर्षण बल। घर्षण बल बोलता है कि जितने जोर से तुम यहाँ पर इसको धक्का लगा रहा है, मैं भी उसको रोकने के लिए कुछ बल आरोपित करूंगा जो इस वस्तु को आगे की ओर नहीं जाने दूंगा। तो घर्षण बल हम उसे ही कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में रहता है तो और इधर से हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका विरोध करने के लिए एक बल उधर से कार्य करता है, उसी को ही क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जो घर्षण बल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है और कुछ हानि भी है, यानी कि जिसका कुछ उपयोग होता है उसका कुछ हानि भी होता है। इस घर्षण बल की वजह से ही क्या होता है? हम किसी सतह पर चल पाते हैं। जो ज़मीन पर हम लोग चल रहे हैं ना, वो किसकी वजह से चल रहे हैं? इसी घर्षण बल की वजह से चल रहे हैं। अगर यहाँ पर घर्षण नहीं होता है, इस जगह पर यदि घर्षण नहीं होता तो ये पैर क्या हो जाता है मेरा? इधर फिसल जाता है, इधर मेरा क्या हो जाता है? फिसल जाता। लेकिन घर्षण बल क्या काम करता है? देखिए फिर इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पर लिख दिया। क्या होता है कि जैसे ही मेरा एड़ी ऊपर उठता है, एड़ी ऊपर उठता है मतलब क्या? हम जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं हमारे द्वारा इधर से बल लगाया जाता है, लेकिन ये जो पैर है मेरा इस जमीन के साथ संपर्क में आता है। मेरे द्वारा इधर से बल लगाए जाने पर यहाँ पर जो संपर्क की सतह पर कौन सा एक्टिव हो जाएगा? यहाँ पर घर्षण बल एक्टिव हो जाएगा। वो बोलेगा कि तुम मेरे इधर बल लगा रहा है तो हम भी तुम्हारा इधर बल लगाएंगे बोलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये जो पैर है मेरा वो फिसल नहीं पाता है। अगर ये घर्षण बल खत्म हो जाएगा और ये घर्षण बल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? मेरा पैर जो है वो फिसल जाएगा और बार बार फिसलन की वजह से हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो घर्षण है बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होता है। इसी की वजह से कोई रोड में जो गाड़ी आपको चलने को दिखाई देता है वो गाड़ी क्या होता है? वो चल पाता है। अगर घर्षण नहीं होता तो यहाँ पर ब्रेक मारता और कहाँ रुकता है? 10 किलोमीटर दूर में जा करके रुकता है कि नहीं? तो घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है अभी, और बहुत ज़्यादा और कुछ हानि भी है। हानि देखा जाए तो आपका चप्पल घिस जाता है, हर एक 2 महीना में आपको 3 महीना में क्या चप्पल बदलना पड़ता है कि नहीं? तो इस प्रकार से हानि भी हो और लाभ भी है इस घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर आपको नोटेट करना है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में रहता है और उधर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके विरुद्ध एक बल कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। इसको आपको नोटेट करके रखना है। तो इसके महत्व भी हम लोग समझ लिए कि इसके महत्व हम लोग समझ लिए कि इसकी वजह से हम क्या करते हैं? चल पाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, बहुत जोर से आपने पैडल मारा और पैडल मारने के बाद क्या होगा? साइकिल आराम से जा रहा था, अब आराम से जा रहा था, लेकिन जाते जाते क्या हुआ? जब हम पैडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल की गति क्या हो गया? कम हो गया। इतना जोर से मैंने वहाँ पर पैडल मारा था और कुछ दूर जा करके मेरा साइकिल की गति फिर से वही धीमी हो गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ भाई? हमने फोर्स अप्लाई किया था, वो फोर्स गया कहाँ? कौन उसका विरोध कर रहा है? तो वहाँ पर क्या बोल रहा है? घर्षण बल एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो टायर या फिर रिंग जो है, टायर जो है वो क्या जमीन के संपर्क में है, तो वहाँ पर कौन सा बल आ गया? घर्षण बल आ गया। और वही घर्षण बल क्या कि आपके द्वारा लगाया गया बल का विरोध करने के लिए उल्टी दिशा से वो भी उस पर एक्टिव हो गया, यानी कि अप्लाई होने लगा। तो क्या हो गया? हमारा जो साइकिल की गति है वो धीरे धीरे क्या हो गया? धीमा हो गया। हम कोई फुटबॉल खेलने जाते हैं, फिर कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? मारते हैं इस प्रकार से, और वह जमीन से लुढ़कता हुआ जाता है। और क्या होता है? एक समय आता है कि लुढ़कते लुढ़कते क्या होता है? वो बॉल एक जगह जाकर के रुक जाता है। कौन रुकाया भाई? उसको भी अगर मेन रूप से देखा जाए तो वहाँ पर भी कौन रुका है? पीछे के घर्षण 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 घर्षण। हर एक जगह पर हम जहाँ पर बल लगा रहे हैं ये घर्षण आ जाता है बीच में। एक कल्पना करके देखिए, अगर इस हम लोग जमाने से घर्षण बल को हटा देते हैं, अगर कि हम लोग घर्षण बल को हटा देते हैं तो क्या होगा? पूरी तरीके से हटा देते हैं तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला काम तो हम क्या? चल नहीं पाएंगे, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पर गति नहीं कर पाएगी, इस तरह बहुत सारी क्रियाएं होंगी। तो फिर हम लोग घर्षण को पूछते हैं कि घर्षण हर एक जगह पर हमारा बल का विरोध कर रहा है कि
विरोध कर रहे हो तो तुम क्यों कर रहे हो, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम तुमको कम कर सके। तो घर्षण बोलता है कि मैं हर एक संपर्क की सतह पर जब भी कोई वस्तु किसी के संपर्क में रहेगा वहाँ पर मैं एक्टिव होऊंगा ही, हाँ, लेकिन मुझे कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, इस वस्तु को चिकना करके। यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में है और इस वस्तु को इस संपर्क की सतह पर यदि उसको चिकना कर दिया जाए, उसमें लुब्रिकेंट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घर्षण जो है, यहाँ पर जो घर्षण जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और घर्षण कम होते ही क्या, हम थोड़ा सा इधर से बल अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आराम से गति करने लगेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने घर्षण को पूछा, भाई तुमको कम करने का तरीका क्या है, तो उन्होंने बताया कि घर्षण को कम करने का एक ही तरीका है और वो है क्या, उसको लुब्रिकेंट करना, उसको सतह को चिकना करना। तो इसी प्रकार से आपने समझ लिया, एक घर्षण बल को हमने बहुत ज़्यादा बता दिया। तो इस प्रकार से हम लोग घर्षण बल का डिटेल में थोड़ा सा जानकारी ले ली। अब हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग गुरुत्व बल, भार बल या गुरुत्वाकर्षण बल, तीन नाम से इसको जानते हैं। या तो गुरुत्व बल भी कहते हैं, भार बल भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको भार भी कहते हैं। और यह जो बल होती है यह ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु पर अप्लाई होती है। किस प्रकार से अप्लाई होती है, आपने देखा होगा न्यूटन साहब का एक बात आपको याद होगा कि उन्होंने जब एक सेव यानी कि सेव के पेड़ के नीचे सोया हुआ था कि एक सेव उसके सर पर आ गिरा था और उन्होंने किसका खोज कर दिया था, इसे गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिए थे, है कि नहीं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या, जो सेव जो नीचे गिरा था उस पर उन्होंने खोज किया और उन्होंने पता लगाया कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं ना, वो सारे वस्तु एक दूसरे के अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी बल को ही कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब मैं इस कैमरा को अपनी ओर खींच रहा हूँ, ये जो पंखा मुझे भी अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन ये बहुत नगण्य होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है वो बहुत ही कमज़ोर बल होती है, जिसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मतलब हम जो है एक दूसरे वस्तु की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन उसी जगह पर एक बहुत बड़ा अगर वस्तु आ जाता है, जैसे कि पृथ्वी और मैं और पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है मेरे तुलना में देखा जाए तो वो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल उसके विरुद्ध नगण्य है। इसीलिए हम कभी भी ऊपर से गिरते हैं तो कहाँ पर गिरते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग उठा के ऊपर फेंकते हैं, वो कहाँ पर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। एक छोटा सा पत्थर जिसको हम लोग ऊपर की ओर फेंके, वो उसके पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन वो इतना छोटा है पृथ्वी की तुलना में कि वो पृथ्वी की ओर ही खींचा आता है। चंद्रमा देखिए, उस चंद्रमा भी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगाता है और पृथ्वी भी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। या फिर ब्रह्मांड में और जितने भी सारे ग्रह हैं, वो सारे ग्रह एक दूसरे पर एक बल कार्य करता है, जिसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब एक दूसरे का संतुलन बना हुआ है ब्रह्मांड में और एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी वस्तु में अगर देखा जाए, जो वस्तु हमारे ज़मीन पे या फिर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, तो हमेशा वस्तु के नीचे की ओर काम करती है। हमेशा इस गुरुत्वाकर्षण बल को याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी की ओर आने वाली बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया। और एक चीज़ यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर बल किसे कहा जाता है। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर बल किसे कहते हैं, तो यही मेरा गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, सबसे कमज़ोर बल कहा जाता है। ये कहता है मेरा परमाणु बल। इसी जगह पर इसीलिए मैंने इसको लिया कि जब इसको सबसे कमज़ोर बल कहा जाता है तो इसे परमाणु बल को ही सबसे मजबूत बल कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बल कौन है, तो आप याद रखिएगा, इसको किस बोलते हैं, परमाणु बल को सबसे मजबूत बल कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसको सबसे कमज़ोर बल कहा जाता है। अब समझते हैं कि परमाणु बल किसे कहते हैं। तो परमाणु बल आपने पढ़ा है परमाणु और अणु के चैप्टर में। परमाणु का जब अध्ययन किया गया तो परमाणु के अंदर में क्या क्या पाया गया, परमाणु के केंद्र जिसको नाभिक कहते हैं, वहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दिखाया गया। और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित किए हुए हैं ना, उसी बल को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं या फिर परमाणु बल कहते हैं। समझ लिए, ये परमाणु बल किसको बोलते हैं। अब समझते हैं संतुलित बल किसको बोलते हैं और असंतुलित बल किसको बोलते हैं। देखिए, संतुलित बल और असंतुलित बल में आपको यहीं पर समझा देता हूँ। फिर हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल को समझ रहे थे। ये संतुलित और असंतुलित कुछ नहीं है। असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुआ तो असंतुलन, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुआ तो असंतुलित। आप तराजू से समझ सकते हैं कि तराजू का हम लोग समझ सकते हैं कि तराजू होता है, एक तराजू होता है इस प्रकार से, इस तरह से। यदि हम लोग क्या इधर भी वजन बराबर और इधर भी वजन अगर बराबर रहता तो हम क्या बोलते हैं, तराजू, ये संतुलन की स्थिति में। लेकिन किसी कारण बस यदि क्या हो जाता है कि यह मेरा
इस तरह से अगर क्या हो जाता है, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, ये बटखरा मेरा ऊपर चला जाता है और ये बटखरा मेरा नीचे अगर उतर जाता है तो क्या बोलते हैं, यह असंतुलन की अवस्था में है, यही बोलते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ फोर्स में भी यही चीज़ अप्लाई होगा कि जब भी जैसे कि ये कोई वस्तु है और यहाँ पर से हम लोग दो आदमी मिल करके 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी 2 आदमी ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, तो क्या यह जो वस्तु है इस टेबल से घिसकेगा? इधर भी नहीं होगा, नहीं इधर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम फोर्स अप्लाई किया गया, सेम बल लगाया गया, तो यह वस्तु किधर भी नहीं घिसकेगा। वही जगह पर क्या करेगा, यहाँ पर 5 आदमी आ गया और यहाँ पर 50 न्यूटन का बल लगा दिया और इधर में से सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन का अगर बल लगा दिया जाता, 20 न्यूटन का, तो क्या होगा, ये वस्तु जो है घिसकना शुरू हो जाएगा इधर इन लोगों की तरफ, क्योंकि ये लोग ज़्यादा है और ज़्यादा न्यूटन्स का बल लगा दिया, ठीक है। वस्तु क्या हो जाएगा, इधर खिसकने लगेगा। जब तक ये वस्तु अपने जगह पर स्थिर था, इधर भी बल लगाया, इधर दोनों तरफ बल लगाने के बाद भी यह वस्तु जब स्थिर था, तो उसी अवस्था को कहते हैं, उसी अवस्था में जो बल अप्लाई हुआ था उसी बल को कहते हैं संतुलित बल। और जब वस्तु खिसकने को आता है उसी को बोलते हैं असंतुलित बल। जैसे ही इन लोगों ने 50 न्यूटन का बल लगाया तो ये वस्तु इधर खिसकना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया और इसी को ही क्या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गया। मतलब यहाँ पर जो बल अप्लाई हुआ उसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित बल।